हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन में बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज की रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर नजर डालते हैं। तो इस हफ्ते निफ्टी में इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आई, इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बाउंस बैक आई, इसकी चर्चा हमने पिछली वीक की वीकली मार्केट हाइलाइट्स में भी की थी कि निफ्टी के कुछ इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई, पुट कॉल रेशियो वगैरह ये संकेत दे रहे थे, ये इंडिकेट कर रहे थे कि निफ्टी में एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकती है। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बजट ने भी इस प्रोसेस को हेल्प किया, लेकिन ओवरऑल आप कहें तो बुल्स के लिए बहुत अच्छी वीक थी और 9.5% की अपवर्ड मूवमेंट के साथ, पॉजिटिव मूवमेंट के साथ निफ्टी क्लोज हुआ और निफ्टी ने इस हफ्ते अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 15,015 का, यानी कि 15,000 से जस्ट ऊपर का। वनडे चार्ट पे नजर डाले तो देख सकते हैं पिछली वीक की जो गिरावट हुई थी, पिछली वीक तक जो गिरावट हो रही थी, वहां से कितनी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आई है और फिर से अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स को टेस्ट करने के लिए निफ्टी ऊपर जा चुका है। इस चीज को आप यहाँ पे और अच्छे तरीके से और क्लोजली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी में जो एक गिरावट आई थी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच गया था, इस रेड लाइन के आसपास पहुंच गया था। वहां पे सपोर्ट लेने के बाद वहां से बाउंस बैक आई, टेक्निकल बाउंस बैक, और निफ्टी अभी फिर से अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, उस लाइन को टेस्ट करने के लिए फिर से वापस पहुंच गया है। तो निफ्टी हैज डेफिनेटली बाउंस बैक हार्ड फ्रॉम इट्स 50 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो रेड लाइन की हमने बात की। आफ्टर करेक्शन निफ्टी इज नियरिंग इट्स की ट्रेंड रेजिस्टेंस, फिर से उस लाइन की बात जो हम पिछले 1.5-2 महीनों से हम ये बात कर रहे हैं, ये ट्रेंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहां पे फिर से उसको टेस्ट करने के लिए पहुंच गई है निफ्टी। इट इज वेल अबव ऑल की ईएमएस जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, 50, 100, 150 और 200 सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से फिर से ऊपर चला गया। 50 ईएमए पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से बाउंस बैक करके फिर से वापस ऊपर चला गया सारे ईएमएस से। बट वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू बट हैज सबसाइडेड। आप पिछली वीक या उसके पिछली वीक की वॉलेटिलिटी से अगर कंपेयर करें तो इस वीक की वॉलेटिलिटी काफी सबसाइड कर गई है। इंडिया का विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, इट कैन कंटिन्यू बट इट हैज सबसाइडेड क्वाइट अ बिट फ्रॉम द प्रीवियस 2 वीक्स। फिर यहाँ पे वीकली चार्ट पे नजर डालते हैं। यहाँ थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर कैंडल एक वीक को दिखा रही है। तो वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, फिर से उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। और जो आखिरी कैंडल बनी है, देखिए कितनी बुलिश कैंडल है, ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है। पिछली वीक हमने देखा था कि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, इस हफ्ते बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है और उसकी कैंडल आप यहाँ लास्ट कैंडल पे देख पा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो वेरी बुलिश वीकली कैंडल। डेफिनेटली इस वीक की जो कैंडल थी बहुत बुलिश थी। इट हैज अगेन स्टार्टेड टेस्टिंग वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो ये लाइन डॉटेड लाइन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी। सारे अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो सारे मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर है निफ्टी। And volatility can continue. It has shown a lot of volatility in the last 3-4 weeks and that can continue for a little while more. मंथली चार्ट पे अगर नजर डालें, यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, तो थोड़ी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको चार्ट्स और चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं। यहाँ पे इस मंथ की जो कैंडल बन रही है वो काफी बुलिश बन रही है। अभी तक जो शुरुआत हुई है फरवरी के कैंडल की, काफी बुलिश कैंडल बनी है। पिछले मंथ की कैंडल आप देख सकते हैं थोड़ी बेरिश कैंडल बनी थी, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी बट बेरिश कैंडल बनी थी। लेकिन इस मंथ की जो अभी तक शुरुआत हुई है काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो इट हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टार्ट टू द मंथली कैंडल बट वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। ये सारे चार्ट्स में हमें ये दिख रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में भी अच्छी खासी बाउंस बैक आई है। हमने पिछली वीक, आपको याद होगा कि ये आरएसआई की वैल्यू 30 के आसपास आ गई थी, 30-35 के आसपास की वैल्यू थी। वहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक आया जिसकी चर्चा हमने पिछली वीक की भी थी कि वहां पे एक प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक आ सकती है और इस रेंज बाउंड मूवमेंट के लोअर एंड पे पहुंच गई थी आरएसआई। तो वहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक आई है और अभी करंट आरएसआई का वैल्यू आ रहा है 65.6 के आसपास। तो डेफिनेटली आरएसआई हैज बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन, इट इज नियरिंग इट्स ओवरबॉट लेवल्स अगेन। आरएसआई का करंट जो वैल्यू है, इट इज वेरी वेरी बुलिश। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बाउंस बैक के बाद इट हैज बिकम वेरी बुलिश एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओवरबॉट लेवल्स। ओवरबॉट लेवल्स कब मानते हैं? जब 80 के ऊपर, 75-80 से ऊपर जाने लगता है आरएसआई का वैल्यू, तो हम मानते हैं कि ओवरऑल आरएसआई ओवरबॉट हो गया। अभी ओवरबॉट तो नहीं हुआ है लेकिन ओवरबॉट लेवल्स के आसपास पहुंचने लगा है। आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज बाउंड मूवमेंट रहती है उसके अपर लेवल्स के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
MACD पे आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बना है, स्टीप स्लोप। आप देख सकते हैं इस राइज की, इस बाउंस बैक की जो स्लोप रही है बहुत स्टीप रही है, काफी तगड़ी रही है। आपने देखा कि मंडे ट्यूसडे जिस दिन बजट आया था वहां से फिर जो बाउंस बैक आई, बजट वाले दिन निफ्टी 5% अप क्लोज हुआ, फिर उसके अगले दिन भी 2-3% की अप क्लोजिंग हुई। तो इतनी स्विफ्ट मूवमेंट जो रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रही है, उसके कारण निफ्टी के स्लोप में, MACD के स्लोप में काफी स्टीपनेस आ गई है। इट हैज मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर एंड द गैप इज वाइडनिंग। तो यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी फिर से काफी स्ट्रांग हो गया है, और RSI भी इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी अभी काफी स्ट्रांग है। लेकिन दोनों चीजों में एक और अंडरटोन है कि दोनों चूंकि इतनी ज्यादा बुलिश हो गए हैं तो कंसोलिडेशन आ सकती है, या फिर मीडियम टर्म में फिर से करेक्शन की पॉसिबिलिटी हमें दिख सकती है अगर ये दोनों वैल्यूज ओवरबॉट लेवल्स के आसपास पहुंच जाते हैं तो। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो सबसे बड़ी न्यूज इस वीक बजट रिलेटेड ही थी, उसके कुछ की टेक अवेज की हमने यहाँ पे बात करनी है। तो हेल्थ केयर में जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, दैट विल जंप 137%। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिचर है दैट विल जंप 34.5, ऑलमोस्ट 35% मोर दिस ईयर। फिस्कल डेफिसिट इन गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल यानी कि FY21 मार्च 31 2021 को जो ये ईयर खत्म होगा उसमें फिस्कल डेफिसिट 9.5% ऑफ द GDP होगी, और अगले साल अगले FY के लिए यानी कि अप्रैल 2021 टू मार्च 2022 उसके लिए जो फिस्कल डेफिसिट होगी वो 6.8% ऑफ GDP होगी। तो ये काफी एकोमोडेटिव स्टांस गवर्नमेंट की रही है। उन्होंने कहा है कि अभी करेंटली वो फिस्कल डेफिसिट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा बढ़ने दे रहे हैं एज परसेंटेज ऑफ GDP, ताकि ग्रोथ को प्रोपेल कर सके इन ए स्टेबल सस्टेनेबल मैनर। फिर बैंकिंग से रिलेटेड काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी which will consolidate and take over the existing stressed debt and dispose of the assets to alternative investment funds for eventual value realization। तो बेसिकली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो बैड लोन्स है, बैड एसेट्स है बैंक के, उन सभी को खरीदने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाएगी। They will purchase all the bad loans, bad assets of the banks and they will try to recover the value, realize the value through their means। तो इससे बैंक्स को ये फायदा होगा कि वो जो बैड लोन्स है, NPAs हैं, उनको वो सेल कर सकते हैं एट अ रीजनेबल वैल्यू, तो उनके NPAs उतने ज्यादा शूट अप नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में और PSU बैंक से लेकर प्राइवेट बैंक्स, हर बैंक में बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट रही, पॉजिटिव मूवमेंट रही इस वीक इस न्यूज के बाद। फिर और भी कुछ चीजें जैसे कि स्टार्टअप्स में उन्होंने ये कहा है कि दे विल अलाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनीज, यानी कि उस कंपनी में अगर एक एंटरप्रेन्योर है दे कैन स्टार्ट देयर ओन कंपनी एंड दे विल अलाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दोज 1% कंपनीज। टैक्स के बारे में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं थी, सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थी, बस दो चेंजेस थी। पहली तो ये कि 75 ईयर्स से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी इफ दे ओनली अर्न इंटरेस्ट इनकम। तो अगर उनकी इनकम केवल इंटरेस्ट से आती है, वो डिफरेंट मीडिया से हो सकती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें केवल इंटरेस्ट आती है उन सभी इन्वेस्टमेंट से, दे हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो दे विल नॉट नीड टू फाइल एनी इनकम टैक्स रिटर्न। और दूसरी ये कि एम्प्लॉयज अगर अपने प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से ऊपर की कंट्रीब्यूशन करते हैं एनुअली, तो उस 2.5 लाख से ऊपर की अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज योर टैक्सेबल इनकम, और उसको टैक्स किया जाएगा एज पर योर स्लैब। तो वो थोड़ी नेगेटिव सी, हल्की सी नेगेटिव बात थी, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ कॉमन जनता को अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन बहुत लोगों को अफेक्ट करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कुछ कॉर्पोरेट न्यूज और अर्निंग्स अपडेट्स की बात करते हैं। तो टेक महिंद्रा के जो Q3 रिजल्ट्स है, दे हैव शोन मॉडरेट हेल्दी रिजल्ट। द नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन 14.3% एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो यही हम बहुत सारी वीक से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि कंपनीज के रेवेन्यूज ऑलमोस्ट फ्लैट है, या कई कंपनीज की रेवेन्यूज ड्रॉप भी की हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन उनकी नेट प्रॉफिट में हेल्दी सी ग्रोथ है। वही हमें टेक महिंद्रा के भी रिजल्ट्स में दिखा। हालांकि बहुत सारी IT कंपनीज के रिजल्ट्स इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कंपेयर टू इट्स पीयर्स, लेकिन फिर भी इनकी नेट प्रॉफिट में 14.3% की ग्रोथ आई है, विच इज अ हेल्दी साइन। फिर ICICI बैंक के जो नेट प्रॉफिट्स थे Q3 में, दे रोज 19.1% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो रोज 16%। डिपॉजिट्स में भी 22% की ग्रोथ आई, और जो ग्रॉस NPA है इनका, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में ये पंगा रहता है कि इनकी जो ग्रॉस NPAs और नेट NPAs होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर गुड प्राइवेट बैंक्स। तो इनकी जो नेट NPA है, ग्रॉस नेट NPA है, दैट हैज फॉलन 79 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 0.79%, दैट हैज फॉलन बाय 0.79% टू 4.38%। तो अभी भी थोड़ी हाई है। यूजुअली देखते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स, अच्छे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, उनमें 2 to 3% की ग्रॉस NPA होती है, इनमें थोड़ी हाई है, लेकिन फिर भी इट हैज ड्रॉप्ड, विच इज अ हेल्दी साइन फॉर द फ्यूचर। फिर भारतीय एयरटेल ने 6 क्वार्टर्स के बाद, 6 क्वार्टर्स के बाद पहली बार प्रॉफिट दिखाया है।
काफी दिनों से ये लॉस मेकिंग कंपनी रही है, लेकिन 6 क्वार्टर्स के बाद इट हैज शोन सम प्रॉफिट। और इनके अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट थी, नेट प्रॉफिट थी, दैट इज ऑलमोस्ट 850 करोड़, 854 करोड़ की इनकी नेट प्रॉफिट थी अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में। रेवेन्यूज आर ऑल्सो अप 24%, सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। रेवेन्यूज इनकी 24% इंक्रीज की है ऑन अ ईयर बेसिस पे, दैट इज अ गुड साइन। फिर HDFC लिमिटेड, जो मदर कंपनियां ऑफ HDFC बैंक, HDFC AMC, HDFC लाइफ, इन सभी की जो मदर कंपनी है HDFC लिमिटेड, उसके Q3 रिजल्ट्स एक्चुअली काफी अच्छे थे। बट आपको फेस वैल्यू पे लगेगा कि ये नंबर्स तो बहुत बुरे हैं। नेट प्रॉफिट में 65% की फॉल आई है, तो ये नंबर्स अच्छे कैसे हो सकते हैं, ये रिजल्ट अच्छा कैसे मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली इस साल हुआ ये है कि नेट प्रॉफिट में 65% की फॉल आई है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल्सो फेल बाय 42.3%। तो दोनों में फॉल आई है, लेकिन आपको थोड़े रिजल्ट्स नजदीक से आप अगर देखें तो आपको ये समझ में आया कि दीज रिजल्ट्स आर नॉट कंपेरेबल ऑन अ ईयर बेसिस, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में HDFC हैड सोल्ड ग्रुप फाइनेंस। तो ग्रुप फाइनेंस को जो सेल किया था HDFC से, तो उसको काफी ज्यादा प्रोसीड्स मिले थे इन अक्टूबर 2019। तो ईयर बेसिस पे इसको कंपेयर करना, नंबर्स को कंपेयर करना सही नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। लेकिन ऑन लाइक टू लाइक बेसिस अगर इस ट्रांजैक्शन को हटा दें, ये ग्रुप फाइनेंस के सेल्स प्रोसीड्स जो HDFC लिमिटेड को मिले थे अक्टूबर 2019 में, अगर उनको हटा दें तो लाइक टू लाइक बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट में 27% की राइज आई है। तो दैट इज स्टिल अ वेरी हेल्दी नंबर। इसलिए इस रिजल्ट को थोड़ा क्लोजली आपको देखने पर लगता है कि फेस वैल्यू नंबर्स पे आप ना जाए, आप थोड़ा डीपली अगर देखेंगे तो इन सभी नंबर्स के ऊपर आपको दिखेगा कि HDFC लिमिटेड के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। फिर SBI के जो नेट प्रॉफिट है दैट हैज फॉलन इन Q3 बट इट हैज बीटन एस्टिमेट्स। नेट प्रॉफिट हैज फॉलन बाय 7% ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस रिजल्ट में ये थी कि इनकी जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, GNPA हैं, that is at 4.77% and it has improved from the past quarters. Q3 of 2019 यानी कि ईयर बेसिस पे आप अगर कंपेयर करेंगे तो 6.94% से ड्रॉप होके 4.77% ये नंबर हो गई है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में ये नंबर 5.28% थी, वहां से ड्रॉप होके 4.77% हो गई है। और SBI के मैनेजमेंट से एक और कमेंट्री आई थी कि आगे चल के इनको एक्सपेक्टेशन है कि स्लिपेजेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो इस कमेंट्री के चलते, इस बुलिश पॉजिटिव कमेंट्री के चलते आपने देखा हो कि क्या धाकड़ इतनी शानदार पॉजिटिव मूवमेंट थी थ्रू आउट दिस वीक। फिर ऑटो सेल्स की बात करते हैं। जनवरी के मंथली ऑटो सेल्स की नंबर्स आ गई हैं। तो मारुति सुजुकी हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 4.3% और ये सारे नंबर्स ईयर बेसिस पे दिखाए हुए हैं। तो जनवरी 2020 से अगर कंपेयर करें तो जनवरी 2021 में नंबर्स में ग्रोथ आई है। सेल नंबर्स यहाँ पे जितने यूनिट सेल हुए हैं उसकी ग्रोथ की कंपैरिजन हुई है, तो 4.3% की ग्रोथ आई है मारुति सुजुकी में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 25% की ड्रॉप आई है। तो ये थोड़ा एनोमली था, अदरवाइज आप देखें कि मोस्टली जो कंपनीज हैं दे हैव शोन अ रीजनेबल ग्रोथ। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में 25% की ड्रॉप थी। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स ईयर बेसिस पे थोड़े फ्लैट से थे, 3.1% की ड्रॉप आई है। आयशा मोटर्स के नंबर्स में 8% की जंप आई है। टाटा मोटर्स के नंबर्स में 25% की जंप आई है। टीवीएस मोटर्स में 31% की इंक्रीज आई है। काफी हेल्दी सॉलिड नंबर्स हैं टीवीएस मोटर्स के। और एस्कॉर्ट्स जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है उसमें 48%, ऑलमोस्ट 49% की ईयर ग्रोथ आई है। अशोक लेलैंड के नंबर्स में भी 11% की ग्रोथ आई है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो मोस्टली नंबर्स पॉजिटिव ही हैं। ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो नंबर्स, ऑटो नंबर्स काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ कंपनीज के नंबर्स में ड्रॉप भी आई है, तो दोज हैव बीन शोन हियर। फिर जैसे हमने बात की, हीरो मोटर्स के नंबर्स काफी अच्छे थे। नेट प्रॉफिट में 13% की राइज आई है ऑन ईयर बेसिस, विच इज अ हेल्दी नंबर, डिसेंट नंबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 39% की इंक्रीज आई है। तो रेवेन्यू तो काफी अच्छी इंक्रीज की है, लेकिन इनकी जो इनपुट कॉस्ट वगैरह थी वो थोड़ी, स्टील की प्राइसेस में थोड़ी इंक्रीज आई, तो वो अभी तक पास ऑन इन्होंने अब किया है, वो प्राइस हाइक अब की है जनवरी से। तो इसलिए अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में वो नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनके नेट प्रॉफिट में उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं है जितनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में तो 39% की इंक्रीज दिखाई है, लेकिन चूंकि इनके इनपुट कॉस्ट थोड़े बढ़ गए थे, स्टील प्राइसेस बढ़ गई थी, इसलिए इनके नेट प्रॉफिट में केवल 13% की राइज आई है। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो नंबर्स थे, फॉर नेट प्रॉफिट में 40% की इंक्रीज आई, काफी सॉलिड नंबर्स है। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आल्सो रोज बाय 16%। तो ये दोनों नंबर्स काफी अच्छे थे, काफी सॉलिड नंबर्स दिखाए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने Q3 में। फिर निफ्टी के कुछ और फंडामेंटल पैरामीटर्स, कुछ और एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो निफ्टी का जो करंट पी है दैट हैज अगेन गॉन अप टू 41.5 और लाइफ में पहली बार इसने 40 के नंबर को क्रॉस किया है, अपनी ऑल टाइम हाई को फिर से अचीव कर लिया है, अपनी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। दिस इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि अर्निंग्स थोड़ी ड्रॉप हो गई इस वीक।
पिछली वीक हमने देखा था, पिछले 3 वीक हम देखते आ रहे हैं कि 363 से 367, फिर 367 से 370 और फिर 370 से 373 हो गई थी ईपीएस की नंबर, अर्निंग्स पर शेयर की नंबर। लेकिन इसमें अचानक से इस हफ्ते एक ड्रॉप आई है एंड इट हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 373 टू 360। तो इसमें चूंकि ड्रॉप आई है, अर्निंग्स पर शेयर की ड्रॉप आई है, और जो निफ्टी की मार्केट लेवल है, प्राइस लेवल है, दैट हैज गॉन अप। तो इन दोनों कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के कारण निफ्टी की जो पी है दैट हैज शॉट अप टू 41.5 which is its all time high number। जो इस चार्ट पे आप यहाँ देख पा रहे हैं, निफ्टी की पी is at its all time high and Nifty's EPS has dropped marginally। निफ्टी को जो करंट पुट कॉल रेशियो है दैट इज 0.97। तो 0.97 की पुट कॉल रेशियो को आप थोड़ा न्यूट्रल ही मान सकते हैं। जनरली जब निफ्टी की पीसीआर वैल्यू, पुट कॉल रेशियो वैल्यू जब 1 से कम होती है तो हम निफ्टी को ओवरऑल बुलिश मानते हैं, स्पेशली जब 0.7 0.75 के आसपास ये वैल्यू पहुंचने लगती है तो निफ्टी एक्स्ट्रा बुलिश हो जाता है, अल्ट्रा बुलिश हो जाता है। लेकिन ये वैल्यू जब 1 से ज्यादा होती है तो निफ्टी ओवरऑल बेरिश रहता है, और निफ्टी की पुट कॉल रेशियो जब 1.25 के आसपास पहुंचने लगती है तो हम मानते हैं कि निफ्टी अभी अल्ट्रा बेरिश हो गया। तो अभी चूंकि ये वैल्यू 1 के आसपास, ये 0.97 है, तो मार्जिनली बुलिश है, नथिंग मच टू स्पीक ऑफ। लेकिन वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, चूंकि ये वैल्यू 1 के आसपास है, और बाकी सारे इंडिकेटर्स में भी हमने देखा कि वो सारे अभी न्यूट्रल रेंज में चल रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसलिए हम चर्चा करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच को स्ट्रीमलाइन, अपडेटेड, फ्रेश रख सकते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा अभी भी मानना है कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें। जो आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं, आइदर थ्रू ऑटोमेटेड मोड और थ्रू मैनुअल मोड, आप जैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, यू कैन कीप इन्वेस्टिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे भी आप इन्वेस्ट करते हैं ऑन अ मंथली, क्वार्टरली बेसिस, वो आप करते रहें। यू कैन इंक्रीज योर एसआईपी ओनली व्हेन द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। इसको आपको थोड़ा अभी वेट करना है। पिछली 2 वीक्स में हमने काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स की। हमने पिछली 2 वीक की वीकली मार्केट हाइलाइट्स और बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की वीकली रिव्यू में ये बात की कि अभी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज थी और उसमें हमने काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया भी। लेकिन अभी फिर से निफ्टी अभी बाउंस बैक अच्छी खासी आ गई है। तो अभी अपनी एसआईपी को, आप अपनी रेगुलर एसआईपी को तो कंटिन्यू करें, लेकिन अब बहुत ज्यादा आप अगर आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आपको डिप्लॉय करनी है, तो यू हैव टू स्टैगर इट। उसको थोड़ा होल्ड करके रखें, धीरे धीरे स्टैगर करें, धीरे धीरे डिप्लॉय करें। और उसमें सबसे अच्छी अप्रोच, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बढ़िया अप्रोच होगी टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि हम वीकली बेसिस पे इसको रिव्यू करते रहते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट का इंडेक्स लेवल कुछ भी हो, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको हमेशा मिलती रहती हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको हमेशा रहती हैं आपके सामने। और उन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज का जब आप फायदा उठाएंगे तो आपके जो फायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, दे विल बी डिसप्रोपोर्शनेट, दे विल बी ह्यूज कंपेयर टू द इंडेक्स मूवमेंट। तो उसका आपको ध्यान रखना है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है। और उसमें हमारी 2 चीजें आपको मदद कर सकती है। पहले तो ये कि संडे की जो सेकंड वीडियो होती है, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर दैट वीक, उसमें हम अपनी वॉच लिस्ट को फ्रेश अपडेटेड रखते हैं, हर वीक उसको रिव्यू करते रहते हैं। तो उस वॉच लिस्ट को आप तैयार रख सकते हैं, डिप्लॉय करने के लिए रेडी रख सकते हैं। जैसे ही स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी मूवमेंट आपको दिखती है, सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो तो पहली चीज हो गई। और दूसरी, हमारी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही कोई स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छी प्राइस लेवल्स पे आते हैं, अपने सपोर्ट लेवल्स, अपने कंसोलिडेशन रेंज में आते हैं, तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। जो हम वीकली बेसिस पे रिव्यू करते रहते हैं अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की, उनमें से कोई भी स्टॉक्स अच्छी कंसोलिडेशन, अच्छी प्राइस लेवल्स पे आते हैं, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं, तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। और आप अपनी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस के हिसाब से, इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, अगर वो स्टॉक्स आपको जचते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में फिट होते हैं, and if those price levels are attractive to you considering your cash position, considering your investing framework, तो वो सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद अगर आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन लेनी होती है तो यू कैन टेक दोज इन्वेस्टिंग डिसीजंस, बट आई ओनली सर्व अ नोटिफिकेशन, ओनली एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट। आप इन्वेस्टिंग डिसीजन अपनी ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो ये दोनों चीजें आपको मदद कर सकती हैं, उन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। और तीसरी ये चीज आपको करनी है कि अपनी कैश पोजीशन को फिर से आप बिल्डअप करना शुरू कर दें। हमने पिछली 2 वीक हमारी अप्रोच थोड़ी चेंज हुई थी, हमने काफी सारा अपना कैश डिप्लॉय भी किया एट गुड मार्केट लेवल्स, इन गुड स्टॉक्स एट गुड लेवल्स, तो वो हमने ऑलरेडी किया। अब फिर से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको फिर से थोड़ी कम मिलने लगेंगी। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है आपको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिलने लगती है टू डिप्लॉय योर कैश, to deploy your lump sum investment. So this time is the time to start building your cash position again, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जैसा हमने पिछले 2 वीक्स में देखा, जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो उसका फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपके पास कैश पोजीशन अच्छा बिल्डअप किया हुआ हो। हेल्दी रोबस्ट कैश पोजीशन आपके पास जब रहेगा, तभी आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज के फायदे उठा सकते हैं। And you can deploy your cash position intelligently only if you have a good, healthy, robust cash position built for yourself.
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और तीसरी अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहना है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी बना के रखना है, ये तीनों चीजें आपको मदद करेंगी। दीज इनपुट्स एंड दिस थॉट प्रोसेस विल बी बेनिफिशियल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।